ओके फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। आई होप सब लोग जुड़ चुके हैं। मुझे आगे बढ़ना है। कल मैंने बहुत बहुत थियरी लिया था। थियरी है तो लेना है, यू कैन अंडरस्टैंड। आज भी थियरी का ही टॉपिक है, ये पूरा पहला चैप्टर थियरी है। लेकिन फिर भी मेरे को इच्छा है, जैसे वो कैपिटल रेवेन्यू को मैंने जोड़ के रखा था थोड़ा थोड़ा, क्या प्रैक्टिकल टचअप मिलता है तो क्या नॉन स्टॉप थियरी मजा नहीं आता है। तो आज भी मैं कुछ थियरी पहले ले लेता हूं और साथ में प्रैक्टिकल टचअप आगे बढ़ाऊंगा। चैप्टर फर्स्ट का यूनिट थर्ड हम शुरू कर रहे हैं। अपना चैप्टर फर्स्ट, उसका यूनिट नंबर थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड 2 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। टोटल थियरी है और भी कुछ मैंने ले लिया है, कैपिटल रेवेन्यू वगैरह वगैरह। लाइन से आप अपनी बुक भी देखेंगे, मैं भी एक बार सब गो थ्रू कराऊंगा ताकि मालूम पड़ेगा कि कुछ छोड़ना नहीं है, न छोड़ा है। 100% श्योर। भाई साहब, इस चैप्टर 1 के यूनिट 3 में आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी स्टडी करना है। टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ ग्लोसरी। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स। ग्लोसरी का मतलब कोई शब्द, वर्ड, जिसका आपको मीनिंग खुलासा मालूम होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी। जैसे पहला ही उन लोग ने दिया, उन लोग ने अल्फाबेटिकली दिया, ए बी सी वगैरह अप टू वॉट एवर द जेड। जैसे पहला ही उन लोग ने लिखा है एक्सेप्टेंस। बाबू जी, ये तो मालूम ही है मुझे, फिर भी मैं जानबूझ के एक दो शुरुआत कर दूं ताकि मुझे तुझे वो सिखाना है जो तुझे नहीं आता है। जो टर्म मालूम है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस, वी हैव स्टडीड bills of exchange chapter, and in that you have seen what is acceptance. The bill is required to be accepted by drawee, and then only that bill become acceptance and real bills of exchange, and without acceptance the bill is known as draft. तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग यहां पे उन्होंने लिखा है। ये मैंने जानबूझ के स्टार्ट किया ताकि तेरे को लगे कि ये चैप्टर का जो टर्मिनोलॉजी यानी कि ग्लोसरी का अर्थ क्या है। तो ले, ये पहला उन्होंने टर्म दिया है और फुल 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया, जो मैं बोलता हूं तू जानता भी है। तो एक्सेप्टेंस ऐसे ए टू जेड, ए से जितने शब्द आते हैं, बी से शब्द आते हैं, तो मैं तुझे वो शब्द एक्सप्लेन करूंगा जो तुझे नहीं मालूम है, नहीं आता है। बाकी जो कॉमन है, जैसे ये भी कॉमन था, देखना एक्सेप्टेंस, कोई जरूरत नहीं थी इसको छेड़ने की, लेकिन मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि पहला ही था तो अपने को मालूम हो जाए कि ये टॉपिक में क्या है। यूनिट 3 में सिर्फ ऐसे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी दिया है। जो नहीं अपने को आता है मैं उसी के ऊपर अपना ध्यान रखूंगा, ताकि जो कॉमन चीजें, इन लोग ने ये सब क्यों दिया, मैंने आगे भी एक बार बोला है। भाई साहब, वो आर्ट्स के और साइंस के सब लोग आते हैं ना, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर CAF एग्जाम माय डियर। तो उनके लिए ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोग ने 12th थोड़ी पढ़ा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी पढ़ा है, उसको तो अकाउंट क्या है वो भी नहीं मालूम है। तो
एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन हियर वन बाय वन। मैं वो टॉपिक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसमें तुझे नहीं आता है, आगे मैं चलता रहूंगा। भाई साहब, फर्दर अक्रूड, एज यू नो, अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, जो हम जानते हैं बाकी। अक्रूवल, चाहे वो अक्रूड इनकम हो, चाहे वो अक्रूड एक्सपेंस हो, दैट इज अक्रूड। मैं कुछ शब्द अभी तुझे नहीं मालूम उसकी चर्चा चालू करूंगा। अक्रूड भी ऐसे तो जाना पहचाना था। नेक्स्ट, अमोर्टाइज वैल्यू। बाबूजी, अमोर्टाइज्ड वैल्यू जरा थोड़ा लिखते जाना, अच्छा लगेगा आपको कि ये बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि एडवांस है ना, ये डेप्रीशिएशन है ना, मुझे एक का भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। वी नो दैट, और वो रोज आने भी वाला है, उसके चैप्टर भी आने वाले हैं डेप्रीशिएशन ही हुआ। उन लोग ने तो बोला ना, वो साइंस और आर्ट्स वालों के लिए बहुत कुछ दिया है। बाबूजी, अमोर्टाइज वैल्यू, अमोर्टाइज मतलब, अमोर्टाइज का मतलब होता है जिसको अपन ने राइट ऑफ कर दिया, माइनस कर दिया, और जो बचता है दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइज वैल्यू। मतलब उतना कम कर दिया और उसके बाद में जो बचता है दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइज वैल्यू। लेट मी गिव वन एग्जांपल। यहां भले एग्जांपल नहीं है, मुझे देना है। बाबूजी, कोई एक मैंने एसेट बताया है, और वो एसेट है जिसको मैंने एक बार आपके सामने लिखा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आया क्या? अभी कैपिटल रेवेन्यू में मैंने एक बार सिखाया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अपन एसेट साइड में शो करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका यहां उदाहरण में ले रहा हूं। कोई ऐसा खर्चा जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डेफर्ड का मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला, मगर ये रेवेन्यू है, रियली स्पीकिंग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट नहीं है, तो इसको एसेट साइड में शो करना है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको एसेट साइड में शो करेंगे और उसको हर साल राइट ऑफ करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे, दिस इज बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, और वो खर्चे को हम लोग माइनस करके कम करेंगे, यानी कि राइट ऑफ करेंगे। भाई साहब, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कोई भी एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक खर्चा है कोई भी, जो खर्चा है लेकिन एसेट में शो किया है, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू है। मान लो 25,000, 50,000 कुछ भी ले लिया, और इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं इस साल, मान लो 10,000, तो ये कितना बच गया? 40,000। देख लीजिए, एसेट में आउटर में 40 गया, बस ये जो 40 गया ना, वो है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ करने के बाद में जो अमाउंट बचा, उसको बोला जाता है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। राइट ऑफ करके बाद में जो बचा, देखना इधर, 40,000 इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड वैल्यू। वन आइटम आई हैव टेकन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब इसका मीनिंग भी सुन ले कि सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, जरा सुनना। बाबूजी, बड़ी बड़ी कंपनियां जब चालू होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जब चालू होती है ना, तो वो कंपनी चालू करने से पहले वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसकी फॉर्मेलिटी करना, रजिस्ट्रार के पास जाना, उसकी बहुत सारी अपने को फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है, लीगल, हाई कोर्ट की परमिशन वगैरह। तो बाबूजी, इसमें टाइम चला जाता है, इसमें खर्चा भी होता है। तो कंपनी चालू होने से पहले का जो टोटल खर्चा है, उसको एक शब्द दिया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड
before starting of the company, like formation expense, registration expenses, any legal formality, lawyer fees, documentation, हाई कोर्ट वगैरह में जाना, जितने भी खर्चे तो सर करने पड़ेंगे ना, फिर आपका कंपनी का नाम तैयार हो जाएगा, कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो भाई कंपनी फॉर्म होने के पहले के जो खर्चे हैं उसको एक शब्द देना है मुझे, क्या बोलो? आंसर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको एसेट में शो किया जाता है। हकीकत में ये कोई एसेट नहीं है, कोई लैंड बिल्डिंग जैसा फिजिकल टेंजिबल एसेट जरा भी नहीं है, मगर इसको शो किया जाता है ऑन एसेट साइड। इज इट क्लियर? तो भाई साहब इसको शो किया जाता है एसेट साइड में, और इसको हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ किया जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ 10,000 राइट ऑफ किया तो 40,000 बच गया। जो 40,000 बच गया बच्चा, इसको बोला जाता है अमोर्टाइज वैल्यू। इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया, मगर जब शब्द दिया है और मुझे मालूम है कि ये शब्द का तुझे अर्थ नहीं मालूम है, तो मुझे वो एक्सप्लेन तेरे को करना है, क्योंकि नॉलेज तेरा मुझे बढ़ाना है। तो भाई अमोर्टाइज वैल्यू, इज इट क्लियर? व्हाट इज अमोर्टाइज वैल्यू? मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूं बच्चा, जरा बता देना अमोर्टाइज वैल्यू। जरा पूछना है तो पूछ लेना, आपको कुछ भी पूछना है तो जी। सर एक बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वापस एक्सप्लेन करो ना। रिपीटिंग, देख प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब सुन वंस मोर, नो प्रॉब्लम बेटा। हिंदुस्तान में बाबूजी मान लो मुझे कोई एक नई कंपनी चालू करनी है, HM लिमिटेड, तो ठीक है सर करो, ऐसा ही थोड़ी करो हो गया, बोर्ड मार दिया तो नहीं होता है भाई। HM लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए यू हैव टू go through all the procedure, all the formalities, all kind of paperwork, all kind of legal work। बाबूजी वकील को रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना, CS को रखना, कंपनी सेक्रेटरी को रखना, उसके जितने भी फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब जमा करना पड़ता है भाई साहब। और कंपनी के ऑफिस में रजिस्ट्रार में सब फाइल करना पड़ता है, हाईकोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। बाबूजी कितना काम है। अभी ये सबका खर्चा टोटल मार तो सर 50,000 मान लो हो गया। वो टोटल खर्चा को उसमें बाबूजी पेपर का भी छोटा मोटा खर्चा आ गया, उसमें छोटा मोटा ट्रैवलिंग का खर्चा आ गया कि वकील के पास गया ये वो, उसमें जेरोक्स का खर्चा आ गया, सब आ गया। और बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो खर्चा है उसका टोटल एक नाम हम लोग देते हैं प्रिलिमिनरी। हकीकत में प्रिलिमिनरी एग्जाम तुम्हारा होता है ना, फाइनल एग्जाम के पहले एक आपका 12th में भी तो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ, शॉर्ट में आप लोग प्रीलिम एग्जाम बोलते हो, फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मतलब फाइनल के पहले। वैसे ही कंपनी का फॉर्मेशन होने से पहले के खर्चे, उसका टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको एसेट में शो किया बच्चा। वास्तव में ये थोड़ी मेरा एसेट है, ये कोई थोड़ी फिक्स एसेट है कि फर्नीचर मोटर ऐसा है भी एसेट ना। इट इज जस्ट शोन ऑन द एसेट साइड, इट इज नॉट एसेट, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बाबूजी एक प्रकार का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, मैंने लिखा देख स्क्रीन पर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब लंबे समय तक ये एसेट साइड में शो किया जाता है, और एवरी ईयर पार्ट पार्ट करके वी राइट ऑफ, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते। जैसे मैंने इधर बताया देख 50 था, 10 राइट ऑफ किया, 40 बच गया। तो जो 40 बच गया बच्चा, उसको बोला जाता है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। अमोर्टाइज मतलब थोड़ा राइट ऑफ करने के बाद में जो बचा, ये है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। नकुल भाई बेटा वापस कुछ जरूरत है तो बिंदास पूछो, मैं वापस थोड़ा उसको पॉलिश करूं। नथिंग रॉन्ग, बिंदास रहने का। मैं तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करता हूं, उसमें सिर्फ एक लाइन भी नहीं दिया पूरा। तो जहां मुझे जरूरी लगता है कि तेरा नॉलेज यहाँ शार्प करना है, यहाँ उसको पंच मारना है,
आई एम हियर प्लीज। और जो इजी है उसको मैं जरा छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो आगे चल के भी कहीं ना कहीं वापस निपटने वाला है। तो बाबूजी नॉलेज के लिए भी चाहिए, एग्जाम के लिए भी चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन। जरा तू लिखना है तो लिख ले प्लीज, स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा है, प्लीज टेक डाउन। अपने आप लिख लो बिंदास। मीनिंग प्रीलिमिनरी का लिखना है तो आपको तो लिखा दो, बाकी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। फिर भी एक लाइन में लिखना है तो लिख ले, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मीनिंग। आप कहो तो बोलो। बोल दो नकुल भाई। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हेडिंग मार, एक आध लाइन में मीनिंग निपटाता हूं। टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस incurred before starting of company, before starting of company, टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंस। प्रिंटिंग का खर्चा, वकील का खर्चा लिखना तो लिखना, प्रिंटिंग, लीगल एक्सपेंस, कोर्ट चार्जेस, ये सब का खर्चा का टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और इसको देख एसेट में शो करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और 40,000 को बोलते हैं अमोर्टाइज वैल्यू। दिख रहा है ना 40,000, इसको बोलते हैं अमोर्टाइज वैल्यू। चलो ठीक है, आगे मैं चलता हूं कि जो शब्द तुझे नहीं आएगा उसी का मुझे एक्सप्लेनेशन देना है फर्दर, जो मैं आराम से देख रहा हूं और लगता है कि ये बोलने जैसा है तो मैं बोलूंगा। नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम भी जरा लिख लेना बच्चा, अच्छा लगेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई साहब शब्द है, लिख ले कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एम्प्लॉयड मीन्स इन्वेस्टेड। बाबूजी मैंने कोई बिजनेस चालू किया, उसमें मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी बिजनेस चल रहा है, चलता है 5-10 साल हो गया ले भाई, तो उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी जरा देखना। बिजनेस चालू है, बैलेंस शीट बनेगी, उसके एसेट्स होंगे बाबूजी, फिक्स एसेट होंगे, करंट एसेट होंगे और करंट लायबिलिटी होंगे। जरा मैंने अमाउंट भी लिखा देख। कैपिटल जो होगा वो होगा, रिजर्व्स वगैरह जो होगा वो होगा भाई साहब। तो ये जो बैलेंस शीट टैली है, तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है वो भी सुन ले, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। जरा देख तो मेरा लिखने का जैसे चालू है बच्चा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट। और नेट एसेट यानी, एक बात सुन ले, जब भी मैं नेट बोलूं ना, टाइप टाइम याद रखना, नेट का मतलब होता है कुछ माइनस करना है और फिर जो मिले वो है नेट। ऑलवेज लाइफ टाइम ये शब्द डाल दे खोपड़ी में। तो यहां भी मैंने नेट एसेट बोला, तो नेट एसेट मतलब कुछ माइनस कर। कैसे माइनस किया देख, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट यानी टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस किया देख, तो तेरे को जो मिलता है उसको बोला जाता है नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। जरा लिख ले तो इस स्टाइल में, कैपिटल एम्प्लॉयड। छोटा सा बैलेंस शीट बना, सिंपल है, मगर क्या शब्द पहली बार तू सुनता है ना, कुछ टफ नहीं है।
बाबूजी बैलेंस शीट का चेहरा जरा बना ले, बुक में नहीं है भैया। नकुल बेटा ये समझ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी यस सर। नेट एसेट, और मैंने कैसा वो चित्र बनाया देख, ये कैसे ढूंढते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट को। ठीक है, चलिए आगे चलूंगा। नेक्स्ट अगला शब्द लिख लेना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये शब्द पूरा है, एक ही है, जरा लिख ले बच्चा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जरा मीनिंग समझ लेना। देखो भाई साहब, बहुत बिजनेस, बाबूजी बहुत बिजनेस क्या करता है, कोई भी एसेट बाहर से खरीद लेते हैं। मुझे फर्नीचर टेबल लेना था तो मैं बाहर से लेके आया, चेयर लेना था तो लेके आया, गुड। लेकिन कुछ बिजनेस क्या करते हैं मालूम है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खुद करेगा, उसके अंदर का मशीन वगैरह का खुद पूरा तैयार करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसा स्टाफ है और कंपनी के पास ऐसी ताकत है। एग्जांपल लार्सन एंड टुब्रो, वो गांव के लिए बिल्डिंग और सब बनाते, तो खुद का बिल्डिंग क्या दूसरों से बनाएंगे? गांव के लिए वो मशीन बनाते हैं इंजीनियरिंग वगैरह, तो खुद को कोई मशीन की जरूरत है तो क्या बाहर वाले से खरीदेंगे? अब मेरा मुद्दा, तो मान लो वो कंपनी अपने लिए एक बिल्डिंग तैयार कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, जो भी। अब देखिए साल खत्म हो गया बाबूजी, ईयर इज ओवर, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था ना, ए भाई चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क तो क्या सर जी चालू है। तो वो बिल्डिंग जो कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डिंग का काम चालू है, अधूरा है, तो अभी तक बिल्डिंग में आपने जितना खर्चा किया, मान लो 2 करोड़ लग गया भैया, बिल्डिंग टोटल कुछ 6-7 करोड़ का बनने वाला है, साल खत्म हो गया मगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं हुआ, तो ये साल खत्म हुआ तब तक कितना पैसा लगाया रहे? तो सर जी 2 करोड़ लग गया। कंपनी खुद ही खुद के लिए बिल्डिंग बना रहा है, तो ये 2 करोड़ जो मैं बिल्डिंग बिल्डिंग कर रहा हूं बाबूजी, ये बिल्डिंग बना नहीं है, तब तक इसको बिल्डिंग नहीं बोलते हैं रे, अधूरा काम है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है रे, इसको क्या बोलते हैं बाबूजी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सावधान, तो ना 2 करोड़ का ऐसे तो बिल्डिंग ही बन रहा है ना भाई, but I should not call as building because building is not ready, work is not completed। तो ये 2 करोड़ का खर्चा को मैं क्या बोलूं? आंसर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसको एसेट में ही शो करना है, मगर ये बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना है, ये बिल्डिंग का काम अधूरा है, 2 करोड़ रुपया लग चुका है, इसको बोला जाएगा कैप। ऐसे कोई भी एसेट हो, चाहे हम कोई टूल्स बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, बाबूजी बड़ी बड़ी कंपनी अपना सिस्टम बनाती है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, तो बहुत टाइम लगता है बच्चा। तो काम अभी बीच में है, साल खत्म हो गया ले, तो इतना पैसा लगा, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स इट इज दैट फिक्स एसेट फॉर विच वर्क इज गोइंग ऑन, दैट एसेट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज नॉट गॉट रेडी। समझ में आया? तेरा लिख ले, चित्र भी अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा लिखा देता हूं एक आध वाक्य भी, मेरे एग्जाम्पल से बड़ा मजा आता है रे, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है रे, मेरे को तो तेरे को सिखाना है ना कि तेरे खोपड़ी में कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। डेफिनेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे आपके दिमाग को खोलना है, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन यहाँ चाहिए ही नहीं, ये टर्म्स है सब रे,
कि कोई बोलेगा तो उसका मीनिंग समझने को आना चाहिए, डेफिनेशन की क्या जरूरत है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लिखा हूं एक आध वाक्य, नयन भाई टेक डाउन। When construction work for fixed asset is going on, and year is ended, but the work is incomplete, then the total amount spent up to the end of year is called, क्या बोलेगा रे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एकदम सीधी बात समझने के लिए। चलो एक शब्द और बाबूजी, एक और शब्द ले लें, कैश इक्विवेलेंट्स। बाबूजी लिख तो, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स। बाबूजी मीनिंग समझना, मेरे पास रोकड़ा है वो तो कैश ही है बच्चा, वो तो सब कोई मानता है ना। बाबूजी बैंक में पैसा है ना, वो भी मोर और लेस कैश जैसा ही है ना। बाबूजी फॉरेन करेंसी में भी मेरे पास पैसा पड़ा है, इधर है या मेरे फॉरेन के ब्रांच में पड़ा है, तो वो भी तो मेरा ही पैसा है ना बाबूजी। और भी अगर जो कोई छोटा मोटा ऐसा इन्वेस्टमेंट कि जिसको मैं ताबड़तोड़ पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं ऑन द स्पॉट, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, without any financial loss, I can convert into cash immediately, ये सबका टोटल मार और ये सबका जो टोटल आएगा बच्चा, इसको बोला जाता है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब कैश और उसके जैसी सब चीजें। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश और उसके जैसी सिमिलर सब चीजें, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट जिसको मैं ताबड़तोड़ 1 मिनट में रोकड़ा कर दूं। बाबूजी आजकल लिक्विड फंड निकले हैं शेयर बाजार में, बाबूजी मार्केटेबल उन लोग को लैंडिंग किया जाता है, ब्रोकर लोग को, कि 2 मिनट में रोकड़ा कर देते हैं ऑन द स्पॉट। मुझे ये बोलना है मैंने उसमें पैसा लगाया है, तो क्या सर वो केस जैसा ही है, जैसे आप चेक डाल के पैसा निकालेंगे ऐसे यहाँ भी ताबड़तोड़ पैसा मिल जाता है। इसको भी बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश जैसा ही है। कभी कभी हमारे पास स्टैम्प पेपर पड़ा होते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प पड़े होते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का कैश इक्विवेलेंट है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक एग्जांपल और तो इसमें डाल सकता है कि अपने पास 25,000 के स्टैम्प पेपर पड़े हैं, तो वो कैश नहीं है बट कैश इक्विवेलेंट है बाबूजी। वो किसी को भी आप देंगे तो आपको 25,000 200-500 रुपये वाले कैश वो होते हैं ना स्टैम्प पेपर, देखा ना स्टैम्प पेपर भैया, तो वो भी तो एक पैसा ही है भैया। स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प, वो भी तो पैसा ही है बाबूजी। जब छुट्टा नहीं मिलता है ना, तो हमारे गुजरात में तो मैंने बहुत बार देखा है, वो स्टैम्प उन लोग देते लेते हैं एक दूसरे को। वो स्टैम्प कहां से लाते हैं, तो क्या पोस्ट ऑफिस में से। वो 8 आने की स्टैम्प, 25 पैसे की स्टैम्प, 50 पैसे की स्टैम्प, वो अलग अलग 1 रुपए की स्टैम्प। छुट्टा की तंगी होती है तो हम लोग स्टैम्प का लेती देती करते हैं। अलाउड, क्या करे, तेरे पास भी पैसा नहीं मेरे पास भी नहीं है, तू भी ले मैं भी लो, चुप रहो।
ये कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। बहुत बार ये हुआ है, इतने मैंने सालों में देखा है। टू द पॉइंट, कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश एंड अदर सिमिलर टू कैश, टोटल ऑफ ऑल इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पर मैं आगे बढ़ूंगा। बाबूजी, कैरिंग अमाउंट लिख ले रहे। कैरिंग अमाउंट एकदम सिंपल रहे। जो कैरिड डाउन का अमाउंट होता है ना, लेजर का, जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है ना, बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको अपन ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे और वहां से उसको अपन बैलेंस शीट में लेके जाएंगे बच्चा, वो कुछ नहीं है, कैरिंग अमाउंट है। बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिंग अमाउंट। देखो मालूम है, फिर भी क्या शब्द पहली बार सुना ना तूने। बैलेंस कैरिड डाउन लेजर में, फिर उसको अपन ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, वहां से बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, तो वो जो बैलेंस है दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट एक शब्द लिखा रहा हूं, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। रेडी, जरा सुन, मजा आएगा। बाबूजी, ये बोलने की बातें हैं कि बैंक में से फटाफट लोन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी साहब आए तो भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश कर लिया है। मेहरबानी करके खाली बोल बच्चनगिरी करने से कुछ होता नहीं है। अनुभव से बोलता हूँ, कोई भी बैंक तेरे को लोन चाहिए तो पहले तेरे को सिक्योरिटी देना पड़ता है, चाहे गोल्ड दे, चाहे तेरा बिल्डिंग दे, चाहे तेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे, शेयर्स इन्वेस्टमेंट जो भी दे, कुछ सिक्योरिटी दे रहे। ठीक है। अब भाई साहब, मेरे को एक बड़ा लोन चाहिए था 50 लाख का, तो मैंने मेरा फ्लैट गिरवी रखा, बिल्डिंग। मुझे 50 लाख का लोन मिल गया, क्योंकि मेरा फ्लैट की कीमत भी मोर और लेस 60-70 लाख का था। अब देखना, ये जो बिल्डिंग मैंने दिया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जो बिल्डिंग दिया है इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सिक्योरिटी। लेकिन बैंक वाला मेरे को बोलता है, साहब जी मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आपका ये बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 60 लाख का ही है, और 50 लाख का तो आप लोन ले रहे हैं, तो आपको और भी कुछ मुझे सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है भैया, मेरे पास वो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, LIC का पॉलिसी, वो भी कुछ 10 लाख का मेरे पास पड़ा है, आप कहो तो वो भी दे दूं। तो कहाँ लाइए। तो ये जो मैंने बिल्डिंग के कागज दिए वो था प्रिंसिपल सिक्योरिटी, और फिर ये LIC का पॉलिसी भी साथ में दे दिया 10 लाख का, तो बाबूजी ये भी तो सिक्योरिटी है। इसको बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल यानी साथ में चलता हुआ। प्रिंसिपल सिक्योरिटी मेन है, और कोलेटरल मतलब उसके साथ। बाबूजी जरा सुनिएगा, रिक्शा में 3 ही लोग बैठते हैं, और छोटा बच्चा है तो चौथा जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या आप ऐसा बोलेंगे चौथा है उसको निकाल दो? कोई रिक्शा वाला ऐसा बोलता है क्या? 3 जन होते हैं, नयन भाई, छोटा बच्चा रहेगा, चौथा उसको निकाल देंगे क्या? मतलब वो साथ में जाएगा ही। ऐसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी बिल्डिंग था, उसके साथ में छोटा ऐसा 2, 5, 10 लाख का सिक्योरिटी मैंने दे दिया, उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। बड़े के पीछे छोटा देना पड़ता है कभी कभी। कोलेटरल सिक्योरिटी जरा लिखाऊं के समझ गया? हाँ सर, लिखा दो, लिखा दो, लिखा दो। लिख ले भाई, लिख ले। कोल, पहले ये एग्जांपल तो समझ गया ना तू? यस सर। सब समझता है ना? एक एक डेफिनेशन बहुत शांति से Yes, एक sir. एक बातें रख रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, इसका तो मेरे को मतलब ही नहीं है। ये बुक में से मेरे को कभी आनंद नहीं आया, इतना साल हो गया।
और आपको भी लगेगा कि सर की बात इतनी क्लियर होती है, उसको पढ़ के तो पागल हो जाएगा इंसान, कुछ मीनिंग मिलता नहीं है। लेकिन क्या अभी पॉइंट तो मेरे को वहीं से देखना ना, भले एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, एग्जाम्पल मैं दूंगा। टेक डाउन कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हेन लोन इज टेकन, when loan is taken from bank, we have to offer security, into bracket right, mortgage, girvi. The first property of big amount is called principal security, is called principal security, full stop. In case bank is demanding some more security, क्यों भाई, in case bank is demanding some more security, बोलता है भैया नहीं तो 50 लाख का लोन नहीं होएगा, लोन कम मिलेगा, तो मैं बोलता नहीं है, मुझे तो 50 लाख चाहिए भाई, तो वो मेरे को दबाता है और थोड़ा सिक्योरिटी लेके आ जा। क्या लिखा है मैंने, जरा नकुल पढ़ तो आगे क्या लिखा है। In case bank is demanding some more security. Yeah, in case bank is demanding some more security, then addition to principal security is given. Addition security to principal security is given, is called collateral security, is called collateral security, है ना। थोड़ा और मतलब बैंक ने मेरे से डबल सिक्योरिटी लिया, बैंक अपना सेफ्टी देखता है भैया, आपको ऐसे ही फोकट में लोन कोई नहीं देता है, ठीक है। सर, हाँ बोलो बेटा। सर इज इट कंपलसरी कि हर बार कोलैटरल सिक्योरिटी रहेगा? ना रे, मतलब ना नहीं रे, ना रे, पहले तो मैंने तो स्टोरी सुनाया, मेरा फ्लैट का कीमत कितना बताया, 60 लाख हाँ 60 लाख वगैरह। अगर जो मेरा फ्लैट 2 करोड़ का होता तो नहीं रहता। 50 लाख का मेरे को लोन चाहिए तो थोड़ी मांगता, सीधी बात है ना भाई, जरा सोच लो। कोलेटरल तभी मांगेगा जब उसको लगता है कि यार इससे थोड़ा और अपने को, बैंक अपना सेफ्टी देखता है। कोई बोलेगा सर ऐसा बैंक क्यों करता है, बैंक अपना सेफ्टी देखता है। कल को मान लो मकान की कीमत गिर गई, कम हो जाएगी, और मान लो बैंक को मेरा मकान बेचना पड़ा और बैंक को 50 लाख पूरा नहीं मिले तो बैंक अपना हमेशा सेफ्टी देखता है बच्चा, तो बैंक ज्यादा कोशिश करता है कि मेरे से थोड़ा सिक्योरिटी और ले ले। इज इट क्लियर? यस सर। और मान लो आपके पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक बोलेगा तेरा लोन का अमाउंट 50 लाख नहीं 40 लाख कर, चल भाई तेरे को लोन चाहिए, हम लोग इतना तेरे से मांग रहे हैं, तू या तो ला के दे तो 50 लाख का लोन ले, और तू नहीं लाएगा तो फिर 40 लाख का लोन ले, 30 लाख का लोन ले, ऐसा। और कोई डाउट बेटा? नो सर। सब लोग पूछिए मेरे से बहस करने का, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बात है भैया, बुक में कुछ नहीं है इधर तो अंदर। और आप ये जितना मेरे से सीखेंगे मजा आएगा उसी का, कि एक एक प्रैक्टिकल बात है और जरूरी है। कोलेटरल सिक्योरिटी अभी मीनिंग ही नहीं मालूम पड़े, और इंग्लिश की डिक्शनरी में इसका कोई आपको मीनिंग मिलेगा नहीं। ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी मैं जो एक कैरिंग अमाउंट, कैपिटल वर्क, ये कोई इंग्लिश डिक्शनरी की मीनिंग थोड़ी है जी, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के मैं बैठूं तो जो मैं मीनिंग बोल रहा हूँ वो सब उसमें मिलेंगे, सवाल ही नहीं है। एक आध तो मिलेंगे भी प्लीज, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल और ये जो अनुभव वाला इंसान बोल सकता है ना, वो डिक्शनरी कहाँ से बोलेगा रे, वो तो इंग्लिश का डिक्शनरी है। और हम आपके सामने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वे से बात कर रहे हैं। और कुछ बोलना है तो बिंदास पूछना, मजा उसी का है, जितना पूछेगा उतना पाएगा। मैं भी ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब टर्म्स है, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी कभी बोलता है नहीं, बच्चों का नॉलेज भी तो बढ़ना चाहिए ना। ठीक है,
नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लिख ले रहे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। लो, नया शब्द, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब निकाल देने का, कॉस्ट मतलब खर्चा। कोई चीज निकाल देना होता है ना तो उसका भी खर्चा लगता है। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, अभी अपने ये जहाँ ऑफिस है ना, वो बिल्डिंग में हम रिनोवेशन छोटा मोटा रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? सानिका बहन जी सुनता है ना ठीक से? ये बिल्डिंग का ऐसा रिपेयर, तो क्या वो ऐसा तोड़ते हैं ना तो सब वो राबिट नीचे गिरता है ना, नकुल भाई राबिट समझते हो ना? वो तोड़ेंगे तो सब बिल्डिंग का वो मसाला नीचे गिरेगा कि नहीं भाई? अभी वो राबिट फेंकने का खर्चा है, साला एक एक ट्रक वाला अपना अपना मुंह मांगा पैसा मांगता है, 5,000 10,000 जैसा इंसान। बोलो क्यों? तो क्या, अगर जो वो म्यूनसिपैलिटी वाला देखेगा तो फाइन मार सकता है, और फाइन अभी बड़ा आ गया तो ये निकालने का खर्चा भी अभी उन लोग हमसे दबा के मांग रहे हैं। लो, क्या बोला रे? डिस्पोजल, फेंकने का, निकालने का भी खर्चा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। समझ में आया क्या? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब वो चीज फेंकने का भी खर्चा आता है। आपको बताऊं, बड़े बड़े मशीन होते हैं ना, वो फिट किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं मतलब लादी में, बिल्डिंग में ऐसे बराबर। अभी वो मशीन धीरे धीरे चल चल के खत्म हो जाते हैं, अभी उसको फेंकने का समय आ गया। तो जब फेंकने का होता है तो पहले उसको निकालना पड़ता है भाई साहब। अभी उसको निकालने का कैसा, फिर वहां से उठाने का कैसा, और उसको फिकवाने का कैसा, तो क्या सर सब खर्चा करो आप। निकालने का खर्चा इसको बोलते हैं, जैसे अपन इंस्टॉलमेंट करते हैं ना, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलेशन, इसको बोलते हैं डिसमेल्टिंग एक्सपेंस। इंस्टॉलिंग, डिसमेल्टिंग। जैसे स्क्रू लगाने का खर्चा होता है ना बाबू, स्क्रू निकालने का भी खर्चा होता है। एक बात याद आ रही है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मजा आएगा। बाबूजी, तुम जहाँ रहते हो वहां म्युनिसिपैलिटी का नल का पानी तो आता ही होगा ना नकुल भाई? जरा आवाज निकालिए ना, हाँ या ना तो बोलिए ना जरा। यस सर। आपको मालूम है वो म्युनिसिपैलिटी का पानी फोकट में नहीं आता है, हाँ, उसका चार्जेस है। चार्जेस है। और आपको बताओ वो चार्जेस हमेशा डबल होता है, मालूम है? आइला, आप मेरे को पूछेंगे सर डबल क्यों? हे बच्चा, जितना पानी बिल्डिंग में आ रहा है उतना ही पानी बिल्डिंग से निकल भी तो रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं है। क्यों भाई, तुम लोग बिल्डिंग में पानी यूज कर रहे हो, वो पानी वापस गटर के नीचे बाहर तो जा रहा है। तो म्यूनसिपैलिटी हमेशा वाटर पे डबल चार्ज करता है, तो जितना आया वो उन लोग ने दिया है, और तुम निकाला उसका, फिर वो पानी को डिस्पोज करने का वो खर्चा कौन करेगा? तुमने पानी यूज करने का खर्चा किया है, तो फिर तुमने जो पानी छोड़ दिया उसको कौन लेके जाएगा? बोलो नकुल भाई, जरा जवाब दीजिए। हाँ सर। तो हमेशा डबल लेते हैं वाटर टैक्स, कि वो आएगा उसका भी, और जो निकल रहा है अपन का भी। ये सोचते ही नहीं, अपन तो ये बोलते हैं हमने कितना वापरा। अरे वापरा क्या, तूने निकाला वो नहीं देखता, चला उसका पैसा कौन देगा? डिस्पोजल, ये हकीकत है, ये क्या लोगों को मालूम ही नहीं है, इतना कोई सोचते नहीं है ना। अपन तो पानी किया गुल्ला के गुर्र छोड़ दिया। अरे वो पानी का गुल्ला के गुर्र नीचे गया, वो जाएगा किधर? उसका भी वो म्युनिसिपलिटी वाला चार्ज लेता है। पानी मुंह में डाला उसका भी पैसा दे, मुंह में से निकाला उसका भी पैसा दे। अरे तो हकीकत है यार, हंसने का नहीं है। तुम भी सोचो ना, वो नहीं तो जाएगा किधर, और कौन लेके जाएगा उठा के? डबल चार्ज है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हाँ, ये क्या सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और सचमुच है। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा ही नहीं ना कि अपन पानी पिया उतना पैसा देगा ना सर। चलिए ठीक है, लिखने का है कि समझ गया? कॉस्ट ऑफ समझ डिस्पोजल गए, समझ गए। समझ गए तो अच्छी बात है। डिस्पोजल मतलब रिमूवल, इतना मीनिंग लिखना है तो। एंड कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस, रिमूवल, निकालने का खर्चा। आगे चलूंगा बच्चा। कंटिंजेंसीज, ये मीनिंग शायद मैंने बोला है कभी 12th में। कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसी मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिन,
जो अपने को मालूम नहीं है, अनएक्सपेक्टेड लिख लेना रे, इतना ही काफी है। मतलब अपने को मालूम नहीं है, वो हो भी सकता है। अभी देखो ना, ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो है ना, ये भारती, ये टाटा टेली, वोडाफोन, उसके ऊपर शायद आपने कभी सुना होगा, इन लोग के ऊपर गवर्नमेंट का भारी कुछ टैरिफ का लोचा चल रहा है। कभी लास्ट के 1-2 साल से बहुत ये खबर चल रही है, और वोडाफोन इसलिए बंद भी हो सकता है शायद। बाबूजी, गवर्नमेंट बोलता है इसका हमको इतना चार्ज दीजिए, और कंपनी वाले बोलते हैं इतना चार्ज नहीं देंगे। लास्ट के कुछ 15-20 साल से लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई अभी छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट, हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हिंदुस्तान में तो लड़ते लड़ते जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ 20 साल से लड़ाई चल रही है। बोलो, कंपनी बोलती है हम इतना पैसा होएगा, उन लोग ने बोला नहीं नहीं इतना पैसा होएगा, तो बाबूजी 20 साल तो लड़ाई में निकल गए। तो अभी जो जीतेगा उस हिसाब से फैसला आता है। तो जो जीतेगा उसके आधार पे फैसला आएगा। तब तक वो चीज को क्या बोलने का, कंटिंजेंसी, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन। बाबूजी, वो खर्चा आ भी सकता है, वो लायबिलिटी आ भी सकती है, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। जब वो लायबिलिटी आ जाएगी तो उसको बोला जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि ये अभी तक आया नहीं है, आ भी सकता है, तो आ भी सकता है, तो इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट, दूसरा शब्द कंटिंजेंट लायबिलिटी। और एक शब्द वापरना है मुझे, कंटिंजेंट एसेट। बाबू जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, उससे अपना फायदा भी हो सकता है। अब ये यहाँ यही एग्जाम्पल मैं बोलूं, ये सब वोडाफोन वगैरह, भारती एयरटेल वगैरह, उसके लिए ये कोर्ट में केस हार जाने वाले की संभावना पूरी दिख रही है अभी। तो उनके लिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अभी तक चुकादा नहीं आया बच्चा, मगर फिर भी उन लोगों को लगने लगा है कि हमारे लिए ये लायबिलिटी आने ही वाली है। तो वो 3 बातें कंटिंजेंट वाली, उसमें से पैसा भरने का आएगा, तो ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और गवर्नमेंट के लिए वो पैसा रिकवर करने का आएगा, तो गवर्नमेंट के लिए वही चीज क्या है, कंटिंजेंट एसेट। क्यों भाई, वोडाफोन के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी, पैसा भरना पड़ सकना है, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलना है, तो गवर्नमेंट के लिए वो पैसा मिलना है, मिला नहीं है, और अभी फिट भी नहीं हुआ है कितना मिलेगा, कब मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगा, कंटिंजेंट एसेट। कंपनी क्या बोलेगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और पूरा ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी, यानी कंटिंजेंट। मुझे समझ में आ रहा है कि लिखा हूं? समझा सर। तभी बच्चा समझा कि लिखा दूं? एक आध दो शब्द आप ही लिख डालो ना, ये अच्छा लगेगा। ये वोडाफोन का एग्जांपल सुना है ना, लिखना अपने आप जरा, 1 मिनट मेरे को ब्रेक दे रहे, लिख तो। केस चालू है, ये सब बोला ना, 20 साल हो गया रे, लिख लिख बिंदास। सुन रहा है सानिका में जी, बैठे है कि नहीं? हाँ, लिख लो अपने आप जरा ये पूरा किस्सा, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट। चलो, अगला
शब्द लिखा है, देखो स्क्रीन पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में बोलते हैं इसको, मैंने लिखा है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाबूजी, मतलब जो गुड्स बेचा ना, उसका कॉस्ट कितना, जो गुड्स अपन ने बेचा उसका कॉस्ट कितना। बाबूजी, COGS यानी मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल जो अपन ने वापरा, प्लस जो भी आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किया लेबर वगैरह का, उसका खर्चा, प्लस जो भी आपने फैक्ट्री का खर्चा किया, डायरेक्ट एक्सपेंस किया, कैरेज इनवर्ड वगैरह। बाबूजी, ये सबका टोटल मार लो बच्चा, ये है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिख रहे मटेरियल प्लस लेबर यानी डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। बाबूजी, एक खास नीचे नोट लिख ले, इट डज नॉट इंक्लूड, बोलो नोट, it does not include office expense and selling expense। इसके अंदर ऑफिस का खर्चा और सेलिंग का खर्चा नहीं आता है। नेक्स्ट, डिफरेंट, अब ये डेफर्ड रेवेन्यू जैसे बोला था ना, डेफरल, इसका मतलब सीधा है एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड, सीधे शब्द में बोले तो प्रीपेड, सीधे शब्द में बोले तो कैरी फॉरवर्ड। डिफरल मतलब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करो, एक ही शब्द में बोल देता हूं, ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, इसको बोला जाता है डिफरल। चाहे फिर वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों के लिए, भले मैंने स्टार्ट शब्द एक्सपेंस वापरा है, डिफरल मींस ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, तो फिर वो इनकम हो वो एक्सपेंस हो, बाबूजी दोनों का मतलब आ जाता है। आगे चलूंगा, डेप्रिसिएशन, उसका रेट, ये वो मेथड सब अपने को मालूम है जी। एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, बाबूजी उसका कुछ नहीं बोलना है। आगे चलता हूं, लिख ले फ्लोटिंग चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस। बाकी कुछ शब्द मैंने छोड़े हैं जो भले तुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी आगे के चैप्टर में आने वाले हैं, ऐसा करके मुझे मालूम है करके वो टर्म को जल्दी से सिखाने की जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग चार्जेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस, प्लीज अंडरस्टैंड। बाबूजी देखो, मैंने एक बैलेंस शीट बताया, उसमें एक लोन लिया है बाबूजी,
20 लाख का, और यहां ब्रैकेट में लिखा है अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट्स। कभी कभी फिक्स एसेट भी बोलते हैं, कभी कभी करंट एसेट बोलते हैं। फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट। अब देखो लोन है और मैंने ब्रैकेट में लिखा है अगेंस्ट द फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट। क्या मतलब वो सुनो बाबूजी, आपके पास जितने भी एसेट है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बाबूजी डेटर, ये सभी को आपने गिरवी रखा है, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट्स लिखा है। मतलब सब एसेट आ गए। मतलब ये लोन 20 लाख का लिया और ये सब एसेट को मैंने एक साथ गिरवी रखा है। बाबूजी इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट्स। इसकी जगह पे मैं ऐसा बोलता हूं फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ खाली फिक्स एसेट, मतलब सिर्फ फिक्स एसेट सब, मगर फिर करंट एसेट नहीं लेने का। मतलब ये लोन लिया है और मैंने उसको सिक्योरिटी के तौर पे फिक्स एसेट दिया है। अगर जो फिक्स एसेट लिखा है, खाली एसेट लिखा है, मतलब सब एसेट आ गए भाई, स्टॉक, ये वो, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, सब आ गया। खाली फिक्स एसेट लिखा तो खाली फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर। खाली करंट एसेट लिखा तो खाली करंट एसेट लेने का, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल, स्टॉक, कैश, बैंक वगैरह। तो फ्लोटिंग मतलब वो सब के ऊपर। अभी वो सब ऊपर बोलेगा तो एसेट बोलेगा तो सब एसेट, फिक्स एसेट बोलेगा तो खाली फिक्स एसेट, करंट एसेट बोलेगा तो खाली करंट एसेट। तो फ्लोटिंग चार्ज मतलब उसके सब के ऊपर। फ्लोटिंग चार्ज है ना ऊपर। एक मिनट, पानी के ऊपर वो प्लास्टिक, रबर, रिंग, वो सब क्या होता है? फ्लोट होता है ना, वो तैरता है ना, फ्लोट होता है ना। ऐसे बाबूजी ये जो फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब जो एसेट बोला है उसके ऊपर इसका हक बन जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्लॉट। तैरना, उसके ऊपर फैलना, फ्लॉट, उसके ऊपर तैरना, फैलना। तो यहां मैंने फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ एसेट लिखा, मतलब सब एसेट के ऊपर इसका हक फैला है। मैं ऐसा लिखता हूं फ्लोटिंग चार्ज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब ये लोन वाले का है, हक है ना, खाली फिक्स एसेट पे फैला है। करंट एसेट लिखता तो खाली करंट एसेट तक फैला है, ऐसा। तो फ्लोटिंग मतलब उसके ऊपर हक फैला हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी आगे के बातें मैं बाद में लेता हूं, थोड़े और बाकी है। मैं समझता था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या थोड़ी चर्चा हो गई। ठीक है, भले निकल गया। यहां मैं रुकता हूं, आगे अपन लेते जाएंगे बाद में। नॉलेज के लिए अच्छा ये सब डिस्कशन है, आपको लाइफ टाइम ये सब याद रखना ही पड़ेगा। और क्या इसमें कोई ऐसा मीनिंग दिया नहीं है जो प्रैक्टिकली टाइम जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।